वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मंडे है, 14 फरवरी 2022 है, वैलेंटाइंस डे है, इजंट इट? तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। माय प्रेयर्स आर फॉर ऑल ऑफ यू, मे यू फाइंड लव। इसी के साथ दोस्तों, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें दो जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं, दो टॉपिक्स जो हैं ये क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप। दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हम आर्टिकल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। दोनों मिलाकर क्वाड के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएगी। फिर एक आर्टिकल है लॉकडाउन एंड माइग्रेंट एक्सोडस। क्या गजब की गेम खेली है हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने हमारे देश के गरीब लोगों के साथ, हमारे साथ भी। ये क्या गेम है, इसको समझेंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, कि कैसे बजट 2022 जो है ये ग्रामीण ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या फ़ायदे होंगे, कौन कौन सी चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ए बर्ड्स आई व्यू। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर चिप, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक आईएएस ऑफिसर ने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को लिखा है। और देन वी आर गोइंग टू गो थ्रू न्यूज़, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन माय इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर। आप मुझे मैसेज, ग्रीटिंग, सजेशंस, ये सारी चीज़ें मैसेज के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। क्वाड, ये मिलेनियम पोस्ट न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 11 फरवरी 2022 को मेलबोर्न, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, तो वहाँ पर क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। अब सबसे पहले तो क्वाड में कितने देश हैं? यूएसए, ये है जापान का फ्लैग, ये है हमारे देश भारत का फ्लैग, और ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है। तो ये 4 देश जो हैं ये क्वाड के मेंबर हैं। चारों के 4 देश जो हैं ये डेमोक्रेटिक देश हैं, और इसमें से कुछ देश जो हैं वो इंडियन ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और कुछ देश जो हैं वो पैसिफिक ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। जिसके जापान और यूएसए जो हैं वो सिर्फ पैसिफिक ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो दोनों पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशन के साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, पैसिफिक के साथ नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, राइट। एक और चीज़, ये मीटिंग जो है ये हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये समिट नहीं हुई थी। समिट में और नॉर्मल मीटिंग्स में एक डिफरेंस होता है। समिट का मतलब ये होता है कि जब आपके देश के जो टॉप लीडर हैं, हमारे देश के सबसे पावरफुल लीडर कौन है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्राइम मिनिस्टर किसी ग्रुप में पार्ट लेते हैं तो वो समिट मीटिंग होती है। तो क्वाड की समिट जो है वो होने वाली है टोक्यो में। ये अप्रैल या फिर मई 2022 में होगी। और ऐसा होता है कि जब समिट होने वाली होती है तो समिट से पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं, और फॉरेन मिनिस्टर्स से पहले फॉरेन सेक्रेटरीज मिल लेते हैं। तो ऐसे काम करता है। दिस इज हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स, ओके। अब क्वाड जो है वो आज के ज़माने की जो जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिक्स की जो नेसेसिटी है, जो रियलिटी है, उसके बारे में डेफिनेटली बात करता है। उसके साथ जुड़ा हुआ एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, क्वाड का अगर कॉमन विजन हम देखें तो क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। अब मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था, इजंट इट, क्वाड के साथ जुड़ा हुआ। आज भी एक प्रश्न है इंडो पैसिफिक के साथ जुड़ा हुआ। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन नाउ, लेकिन लेट मी टेल यू कि इंडो पैसिफिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और इंडो पैसिफिक जो है कितने सारे देश, आप देखिए अफ्रीका के कितने सारे देश इंडियन ओशन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर हमारा देश भारत है, और दूसरे देश हैं बे ऑफ बंगाल वाले देश, अरेबियन सी वाले देश। फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये इंडोनेशिया और आसियान के कुछ देश हैं। फिर आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये कितने सारे देश जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्र में आते हैं। तो अगर ये क्षेत्र जो है ये सिक्योर रहें, यहाँ पर फ्री मूवमेंट रहें सभी के सामानों की, तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे ग्लोबल बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक समुद्री रास्ता है, या फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है।
फिर आज के ज़माने में दूसरा जो इम्पोर्टेंट विषय है वो है वैक्सीन सप्लाई चेन्स। हमारे देश में ये इतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन जो है वो ईजिली अवेलेबल है। यस, आज मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ईजिली अवेलेबल। लेकिन दुनिया के कितने सारे ऐसे देश हैं जिनके पास एक भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। वो अभी तक एक लंबे समय से वो किसी दूसरे देशों पर ही निर्भर रहे हैं। तो ऐसे देशों तक वैक्सीन सप्लाई करना ये ग्लोबल लीडर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, और क्वाड जो है वो इस विषय पर भी बात कर रहा है। इसी के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ अब इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि 5G हैं, 5G जैसी दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी क्वाड ने कुछ ना कुछ डिस्कशन, कुछ ना कुछ बातें बताई हैं। अब क्वाड की भी एक हिस्ट्री है। 2017 में क्वाड जो है वो फिर से रिवाइटलाइज्ड हुआ। रिवाइटलाइज्ड यानी कि इसका एक पुनर्जन्म हुआ, या फिर से इसमें एक नई ऊर्जा आ गई। उसे कुछ 9 साल पहले, 2019 से 9 साल पहले अगर आप चले जाए, 2008 के आसपास की बात है, जब जापान के जो उस टाइम पर मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे साहब ने इसको लॉन्च किया था। और फिर क्वाड जो है वो नियरली बंद रहा। लेकिन 2017 से, थैंक्स टू चाइना, मैं कहूँगा कि चाइना की वजह से ही क्वाड जो है वो फिर से रिवाइटलाइज्ड हुआ है। तो क्वाड जो है 2017 से धीरे धीरे करके रिवाइटलाइज हुआ, और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बहुत सारे अपग्रेड्स भी हमें देखने को मिले। पहले क्वाड की जो मीटिंग है उसमें सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग होती थी। अब फॉरेन सेक्रेटरी के बाद ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने लगी, और हमने देखा कि 2021 में क्या हुआ था। 2021 में क्वाड की पहली समिट भी हुई थी, फर्स्ट समिट 2021 में हुई थी। तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वाड जो है वो प्रोग्रेस ही कर रहा है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि क्वाड को लेकर चाइना जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, काफ़ी गुस्सा होता है चाइना कहता है कि ये क्वाड के जो बड़े बड़े सपने हैं, क्वाड की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सारी सिर्फ बातें ही हैं, शुगर कोटिंग है। यानी कि मीठी मीठी बातें करता है क्वाड, लेकिन एक्शन की बात आती है तो कुछ नहीं होता। और चाइना कहता है कि यूएसए जो है वो दूसरे ऐसे देशों को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया को भड़का रहा है चाइना के खिलाफ, और चाइना के विरोध में सारे ये षड्यंत्र कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ऐसा चाइना कहता रहता है। अपना एक न्यूज़पेपर जो है चाइना का, जिसके माध्यम से चाइना ऐसी बातें स्प्रेड करता है। बहुत सारे दक्षिण एशिया के देश जो हैं वो भी क्वाड को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और क्वाड में ये भी बात हो रही है कि फ्यूचर में क्वाड जो है इसको थोड़ा एक्सपांड किया जाएगा, इसमें आसियान देशों को ऐड किया जाएगा। राइट, आसियान के जो 10 देश हैं, कुछ दिनों पहले प्रश्न पूछा था, तो आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको पता होगा आसियान के बारे में। तो आसियान जो है वो भी क्वाड का पार्ट बन सकता है। अब देखिए, आसियान जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो चाइना से बहुत ही नज़दीक है, और चाइना का इन देशों पर एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, और यहाँ के देश जो हैं वो नहीं चाहते कि चाइना के ऊपर ही वो निर्भर रहे। वो चाहते हैं कि उनके पास भी कुछ ऑप्शन रहे, ताकि जब मेरे पास कुछ ऑप्शन रहेगा, मैं अगर सिर्फ एक ही दुकान पर डिपेंडेंट हूँ तो ये मोनोपोली जैसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि मुझे जो वो कहेगा वो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो फिर मैं इस व्यक्ति जो पहले मोनोपोली कर रहा था तो उसके साथ भी नेगोशिएशंस कर पाऊंगा, उसको भी उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। तो आसियान के पास अगर क्वाड जैसा ऑप्शन मिल जाए, क्वाड से अगर उनको जेन्युइनली ग्रास रूट लेवल पर कुछ पॉजिटिव एक्शन देखने को मिले, तो फिर आसियान रीजन जो है वो हंसी खुशी जो है वो क्वाड को ज्वाइन करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे सार्क वाला रीजन, यानी कि SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो ऐसे दूसरे रीजन्स जो हैं वो भी क्वाड के पार्ट फिर बन सकते हैं। बिम्स्टेक भी बन सकता है। एनीवे, भारत जो है, भारत कुछ कॉन्क्रीट आउटकम्स के बारे में बात कर रहा है, और भारत यहाँ पर सही है, क्योंकि अभी तक क्या है कि क्वाड ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि क्वाड जो है वो पॉजिटिव एक्शंस ले, एक्शंस के माध्यम से हम पॉजिटिव सिग्नल भेजें। देखिए, चाइना को हराना और चाइना को कंट्रोल में करना उतना कोई इजी टास्क नहीं है। चाइना के पास बहुत सारा पैसा भी है, और
चाइना की ये कैपेसिटी भी है कि चाइना जिस देश के साथ एंगेज होता है तो ग्रास रूट लेवल तक उसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। कि चाइना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पर देखने को मिलेगा। चाइना वहाँ पर फैक्ट्रीज सेट करेगा, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी। बड़े प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए चाइना फिर छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी वहाँ पर क्रिएट करता है। तो ये जो कोलैबोरेशन की टेक्निक है ना चाइना की, ये ज़बरदस्त है। इसको तोड़ना, इसको compete करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। तो क्वाड ग्रुप बातें तो बहुत सारी करता है, लेकिन बातों के साथ साथ जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक इसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। हमारी 2 चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन एंड क्यूरियसली फॉरएवर, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये वीडियो जो है ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव कोट। चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी जो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूज़िक, हंगामा एक्सेट्रा। अब एक बार इसको देखिएगा तो सही, मैं सुनिएगा। राइट, पॉडकास्ट जो होते हैं वो सुनने के लिए होते हैं, तो आप एक बार सुनिए, 1-2 को सुनिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल लव द कंटेंट। ओरिजिनल कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है, राइट, कॉपी किया गया कंटेंट नहीं है। ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से, ये सारी चीज़ों से ये कंटेंट जो है वो डेवलप हुआ है ना। आई कैन आई कैन सेफली से कि इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ऐसा कंटेंट जो है वो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर देखने को नहीं मिलेगा। राइट, द हिंदू का ये जो आर्टिकल है, क्वाड के बारे में आपको सारी या फिर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पता चल चुकी हैं, इज इट। अब फॉर समथिंग, द हिंदू का ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि अभी जो मीटिंग हुई ना क्वाड की, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आप देख सकते हैं हमारे देश के एस जयशंकर साहब यहाँ पर हैं, ये जापान के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। तो इनकी जब मीटिंग हुई तो पता है क्वाड ने क्या डिसाइड किया। क्वाड ने ये कहा है कि क्वाड अब 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस जो हैं वो डिलीवर करेगा। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में 1 बिलियन। और इसमें प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? यूएसए करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा इसका? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क्स जो हैं वो इसको दुनिया भर में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये भी बात बताई है कि 1.3 बिलियन और डोजेस जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए पैदा किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्वाड यहाँ पर बड़ी चैरिटी कर रहा है। क्वाड जो है वो कुछ देशों को फ्री में प्रोवाइड करेगा, तो कुछ देशों के पास पैसे लिए जाएंगे। कुछ देशों के पास ऐसा भी होगा कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट उनको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये वैक्सीन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों तक, अलग अलग कोनों तक पहुंचाई जाए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप जो है वो क्वाड ने लिया है। इसी के साथ अगेन ये डिलीवर अभी नहीं हुई है, ये एक प्लान है, अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली कब इम्प्लीमेंट होता है। ना आई एम श्योर इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा क्वाड, क्योंकि जब आप वैक्सीन सप्लाई करेंगे तो सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, आप लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम को भी स्टार्ट करने की बात बताई है। इसी के साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी क्वाड जो है वो काम करना। तो ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको इससे पहले के आर्टिकल में बताया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एज वी नो। भारत ने एक और चीज़ इस क्वाड की जो एक जो जॉइंट स्टेटमेंट था, तो उसमें भारत ने एक और चीज़ ऐड करवाई, एंड दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये पाकिस्तान को टारगेट, इनडायरेक्टली टारगेट करता हुआ एक स्टेटमेंट है। और चाइना का नाम नहीं लिया चारों देशों ने, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना के बारे में भी बात बताई। इसी के साथ ये चारों जो लीडर्स हैं उनके बीच में जो एक रिलेशन देखने को मिला, जो हाईलाइट होता है, देखने को मिलता है। डिप्लोमेसी जो होती है ना, उसमें ये सारी चीज़ें कि क्या दोनों ने हैंडशेक किया, क्या वो मुस्कुरा रहे थे, क्या वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, क्या क्या बातें हुई, कितना मुस्कुरा रहे थे, ये सारी चीज़ें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बारीकियों से ऑब्जर्व की जाती हैं। तो ये चारों नेताओं के बीच में रिलेशन जो है वो काफ़ी बोन होमी, यानी कि काफ़ी स्वीट रिलेशन नज़र आ रहा है।
अब देखिए, क्वाड की जब मीटिंग हुई तो एक तरफ म्यांमार की सिचुएशन जो है, एज वी नो कि वहाँ पर मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को हटा दिया है, तो वहाँ पर इसके बारे में भी स्टेटमेंट दिए गए कि रिस्टोरेशन वापस होना चाहिए। और एक तरफ जो रशिया और नेटो टेंशंस यूक्रेन को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो दूसरे देशों ने कुछ स्टैंड लिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए ने अपने सिटीजन्स को ये कह दिया, जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनको ये बता दिया कि आप यूक्रेन छोड़कर वापस आ जाइए। लेकिन भारत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो कुछ चीज़ों को लेकर उनके व्यूज़ जो हैं, ये चारों देशों के व्यूज़ जो हैं वो अलग है। रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग कि एक दूसरे के खिलाफ है, मैं कह रहा हूँ अलग है। तो ऐसा तो होगा ही, और क्योंकि चारों देश जो हैं ये डेमोक्रेटिक देश हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रुप जो हैं वो फिर तानाशाह की तरह काम करे कि चारों देश जो हैं वो एक ही चीज़ पर एक ही बात कहें। ऐसा नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है कि दैट्स अ गुड साइन कि एक चीज़ को लेकर अगर देश के व्यूज़ अलग हैं, अगर एक दूसरे के व्यूज़ क्लैश हो रहे हैं तो दैट्स ए प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर व्यूज़ अलग है तो दैट्स ए गुड साइन, हेल्थी साइन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक देशों का ये ग्रुप है और आगे चलकर भी डेमोक्रेटिक देश जो हैं वो इसके पार्ट बनेंगे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने आज डिस्कस किया है, क्वाड वाला टॉपिक, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर से ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको रिकॉल कीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। आज का दूसरा जो टॉपिक है ये भी एक न्यूज़पेपर है, मिलेनियम पोस्ट, उसका एक आर्टिकल था, पाथवे टू रूरल ग्रोथ। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और बजट 2022 ने क्या क्या चीज़ें अनाउंस की हैं और इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए ये चाहिए कि हमारे देश में ख़ास करके जो खेती बाड़ी हैं और उसके साथ जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि एलाइड सेक्टर, जब भी आपको कहे कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, तो खेती बाड़ी के साथ साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी कि पशुपालन, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाना, पोल्ट्री, जो जो ये एग्स और चिकन के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, फिशरी, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, सिल्क, डक फार्मिंग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलाइड सेक्टर का पार्ट है। इसके अलावा भी दो तीन और चीज़ें हैं, तो ओवरऑल बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलाइड सेक्टर का पार्ट है। अब 1951 में हमारे देश की इकोनॉमी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो है, हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 52%। उस टाइम पर हमारी जो भी जीडीपी थी उसमें से 52% जो है, लगभग आप समझ लीजिए 50% जितना जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आता था। आज 2020 में कितना हो गया है? ये 14.8%। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का रोल होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा कम, मैन्युफैक्चरिंग और ये दोनों जो हैं वो आसपास ही हैं, तो 15% आप पकड़ लीजिए। अब हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन खेतीबाड़ी और एलाइड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है? 58%। इसका मतलब क्या है पता है आपको? एक रफ एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि एक देश है, उसमें 100 लोग हैं, राइट, और की जीडीपी जो है वो 100 रुपीज़ है, लेट्स से 100 रुपीज़, और ये लोग हैं। अब ये 100 में से 58 लोग ऐसे हैं जो कितने रुपए का काम करते हैं या फिर कितने रुपए पैदा करते हैं पर हर ईयर? 15 रुपए। तो 58 लोग 15 रुपए अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इतना सामान पैदा कर रहे हैं, तो ये 15 रुपए आप 58 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या ये पैसे वाले होंगे? नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग और कम इनका कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो जीडीपी प्रोड्यूस होती है तो बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है बाय दिस मैनी पीपल। तो अब हमें क्या चाहिए कि इतने सारे लोगों की हमें इन क्षेत्रों में आवश्यकता नहीं है, हमें ज़्यादा लोगों को अब मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है, कि एग्रीकल्चर से ये लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाए, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स करें, बिजनेस करें, और बहुत ही कम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में रहें। लेट्स से 14% जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में रहें, तो देखिए जीडीपी का
जो 14.8% 15% जो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके पास वेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक प्लान है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा करें। ओके, द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी इज ऑल्सो बीइंग डन बाय एमएसएमईज एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर क्षेत्र और एलाइड सेक्टर से तो हमारे देश में इंक्लूसिव और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, लेकिन सिर्फ इनसे नहीं होगा। एमएसएमईज और सर्विस सेक्टर ये दोनों भी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज मिलकर ग्रामीण क्षेत्र की 50% जितनी रूरल इकोनॉमी जो है उसको कवर कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, एमएसएमईज और सर्विस सेक्टर, ये तीनों को अगर प्रॉपर बूस्ट दिया जाए, ये तीनों को, तो रूरल इकोनॉमी में एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट हम ला सकते हैं। अब बजट ने क्या किया है? इंडियन रेलवेज की बात करें तो बजट ने ये अनाउंस किया है कि नए प्रोडक्ट्स और नई फ्रेट सर्विसेज जो हैं वो डेवलप की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी रेलवे की सर्विसेज जो हैं वो स्प्रेड की जाएगी, ताकि किसान जो है वो एक ज़्यादातर एक क्लस्टर होता है, लेट्स से कि 10-12 गाँवों का सामान जो है वो एक रेलवे स्टेशन पर लेकर गए आप, और फिर वहाँ से दूसरे हमारे देश के दूसरे ऐसे राज्यों तक उन सामान को पहुँचा दिया फटाफट। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, किसान जो है वो अपना सामान पूरे देश में बेच पाएंगे, उनको एक राइट प्राइस भी मिलेगी, और बीच में जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस जो है वो भी डेवलप होगा। फिर केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझने की कोशिश की थी। तो ये 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 9 लाख हेक्टर ज़मीन जो है उसको सिंचाई की फैसिलिटी मिलेगी, और 62 लाख जितने लोगों को पीने के पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगेन ये खेतीबाड़ी के साथ जुड़ी हुई एक बात है। फिर हाइड्रो पावर क्रिएट किया जाएगा, सोलार पावर इसमें पैदा होगा, तो ये सारे भी इसके एडिशनल फ़ायदे हैं। अब सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो अब जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को पे करना है आपको, तो वो डायरेक्टली आपके किसान के अकाउंट में जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट किए जाएंगे। ये भी सरकार ने बजट के टाइम पर अनाउंस किया है। फिर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्डअप किए जाएंगे, और सरकार ने यह भी कहा है कि 80 लाख जितने घर जो हैं वो अर्बन और रूरल एरिया में बनाए जाएंगे। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 80 लाख घर जब बनेंगे तो उसके दरवाजे, उस घर को बनाना, कितनी सारी चीज़ें, राइट, कलर हैं, विंडोज़ हैं, देन घर बन जाएगा, उसके बाद बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो ये जब घर बनेंगे उसके साथ साथ, और घर बन जाएंगे उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी अनाउंसमेंट किया है कि गंगा किनारे जो 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर है गंगा किनारे का, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। और इसी के साथ साथ सरकार ने ड्रोन्स के बारे में भी बात की है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो क्रॉप्स के लिए, आप जब बुआई कर रहे हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। फिर क्रॉप की हेल्थ को देखने के लिए, और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं इसको स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनको स्प्रेड करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। और आप जानते हैं कि जो ये कीटनाशक हैं, तो जब किसान फिजिकली उसको स्प्रेड करता है, स्प्रे करता है, तो कुछ पार्टिकल्स उसके बॉडी में भी जाती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ भी किसानों को होता है। लेकिन ड्रोन्स का अगर इस्तेमाल होगा तो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, राइट, कुछ दिनों पहले मैंने इज़राइल और भारत के रिलेशनशिप को लेकर एक स्पेशल वीडियो क्यूरियसली फॉरएवर नाम की जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर लॉन्च किया था। तो इज़राइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल के किसान जो हैं वो आज ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हमारे देश में ड्रोन की अगर बात करें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। एक 10 लीटर कैपेसिटी वाला जो ड्रोन है उसकी कीमत होती है 6 से 10 लाख, और आपको ट्रेनिंग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रिमोट दे दिया और आप फिर ड्रोन उड़ाने लगेंगे, नहीं। सबसे पहले तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको DGCA देगा, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपको एक सर्टिफाइड पायलट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हमारे देश में सिर्फ 40 स्कूल्स हैं जो
DGCA के साथ जुड़ी हुई, जो आपको प्रॉपर ऐसे बड़े ड्रोन्स उड़ाने की ट्रेनिंग दे सकती हैं। आज हमारे देश में 1,000 से भी ज़्यादा ड्रोन पायलट्स की शॉर्टेज है, और ड्रोन्स की जो डिमांड है वो भी 15 टाइम्स ज़्यादा हुई है। ड्रोन इंडस्ट्री अभी कुछ 5,000 करोड़ की है। आने वाले कुछ समय में ये 15 से 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो 5 साल में होने वाली है। तो ये ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रही है। आज नहीं तो कल किसान इनका इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन अभी से हमें किसानों को कुछ ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें देने की आवश्यकता है। अब बजट में ये भी कहा गया है कि नाबार्ड के माध्यम से को इन्वेस्टमेंट मॉडल के नाबार्ड जो है वो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को पैसे प्रोवाइड करेगा, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करेगा जो रूरल एरिया और खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है लेट्स से, तो उन्होंने कोई ऐप बनाया या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो किसानों को काम आ सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काम आ सकता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को नाबार्ड जो है वो पैसे देगा। तो दिस इज़ ए गुड डिसीजन। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर जो स्टबल बर्निंग वाला इश्यू है, तो एग्रीकल्चर का जो रेसिड्यू है, तो जो टोटल थर्मल पावर प्लांट्स का फ्यूल है, तो उसमें से 5 to 7% जो है वो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज को भी यूज़ किया जाएगा। 2023 जो है इसको ईयर ऑफ न्यूट्रिशियस सीरियल्स के तौर पर सेलिब्रेट करेगी दुनिया। और ये जो न्यूट्रिशियस सीरियल्स है उसमें आपका बाजरा, मिलेट, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये कोर्स ग्रेन्स जिसको हम कहते हैं, तो ये काफ़ी सॉलिड टफ होते हैं, राइट। उनको इतनी अच्छी ज़मीन भी नहीं चाहिए, वेदर की भी इम्पैक्ट इन पर इतनी कोई ख़ास नहीं होती है। तो ये कुछ सॉलिड ऐसे ग्रेन्स हैं और इनसे बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो ये सारे ग्रेन्स जो हैं उनका प्रोडक्शन जब और ज़्यादा होगा, किसानों को कम पानी, कम इनपुट, आपको चावल और इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा पानी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये बाजरा, रागी, ज्वार और दूसरे जो ऐसे ग्रेन्स हैं उनके लिए आपको इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं चाहिए। तो इनपुट कम होगा, इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होगा, ऊपर से इसकी डिमांड जब बढ़ रही है और बढ़ेगी तो आप ज़्यादा पैसे उससे कमा पाएंगे, तो ये भी किसान के लिए एक फ़ायदा होगा। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कहा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ बदलाव लाइए। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, जैसे 14 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जो हमारी जो MSMEs हैं उनके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये मैंने बजट के एनालिसिस के टाइम पर और इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस के टाइम पर इन चीज़ों को समझाया, एक्सप्लेन किया था। और एक दूसरी MSME के साथ ही जुड़ी हुई है, नाम से पता चल जाता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम, CGTMSE। ये मीडियम के लिए नहीं है, MSME के लिए नहीं है, MS के लिए है। तो ये स्कीम्स जो हैं इनको भी रिवाइव करने की बात सरकार ने बताई है, और ये जो स्कीम है इसको मार्च 23 तक एक्सटेंड करने की बात बताई है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारी डिस्कशन हमने जो की उसमें कोर पॉइंट क्या है? कोर पॉइंट यही है दोस्तों कि अगर हम रूरल ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास चाहते हैं, ग्रोथ के साथ विकास, तो हमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर नंबर 1, नंबर 2 इंडस्ट्रीज और नंबर 3 सर्विस सेक्टर को, तीनों को एक अच्छा फोर्स देना पड़ेगा, एक अच्छा बूस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर रूरल इकोनॉमी जो है वो चेंज होगी। आज भी हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज सेमीकंडक्टर ड्रीम, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एक IAS ऑफिसर ने इस आर्टिकल को लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं इस आर्टिकल में, और आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब दोस्तों, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है और बहुत ही वीक भी है, फ्रेजाइल है। ये फ्रेजाइल यानी कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही वीक इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो चिप हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? ये ईस्ट एशिया में, खास करके चाइना और ताइवान। दूसरे देशों में भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो ताइवान और चाइना में होता है। अब दुनिया को इस बात का अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इस बात
का रियलाइजेशन तब हुआ जब लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जब मार्केट फिर से स्टार्ट हो गई तो चाइना और ताइवान से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे। तो प्रोडक्शन जो है कार, और आज नॉट जस्ट कार, आप देखिए आपकी वॉच, आपका कंप्यूटर, आपकी डिजिटल क्लॉक, दूसरी कितनी सारी आपकी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ये चिप का इस्तेमाल होता है। ये चिप जो है ये बेसिकली हमारे गैजेट का एक प्रकार से दिमाग होता है, उसका दिल होता है, दिल भी नहीं दिमाग है वुड से, राइट। तो ये जो चिप है इसकी सप्लाई जब कम होगी तो आप अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना नहीं पाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता है। तो ओवर डिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन ईस्ट एशिया, एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़, अब सिलिकॉन जो है इसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई है। और तीसरी चीज़, यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर, चाइना से ये सामान मत खरीदना, ये सामान खरीदना, ये सारी चीज़ें भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज़ प्ले करने वाला है तो दैट इज दिस सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो ये चीज़ों को अपने, ये सेमीकंडक्टर चिप को अपने देश में प्रोड्यूस करने के लिए यूएसए ने कुछ 50 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इंटेल जो है वो 2 ऐसी फाउंड्रीज यानी कि फैक्ट्रीज जो हैं वो एरिजोना कैंपस में तैयार करने वाला है। और जापान और जर्मनी ने भी अपने अपने देश में ये जो TSMC हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इनको भी कहा है कि आप यहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री जो है वो ओपन कीजिए। TSMC यानी कि ये जो ताइवान की कंपनी है ये 24% सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है। 24% इज़ अ बिग अमाउंट, इज़न्ट इट। और भारत ने भी ये देशों को ध्यान में रखते हुए, सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश के जो लोग हैं, एज वी ऑल नो, दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो उनके CEO हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CEO है, लेकिन CEO के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी हेड हैं। और भारत की एक स्ट्रेंथ रही है, पता है क्या? डिज़ाइन ऑफ नॉट, मैं चश्मे की और कार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें इटालियन हमसे बहुत आगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये जो सेमीकंडक्टर चिप है उसकी डिज़ाइन। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनीज जो चिप और इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करती हैं, उनमें इंडियंस जो हैं एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लोग जो हैं उनके अंदर वो कैपेसिटी है। अब कर्नाटका की ही बात कर लीजिए। कर्नाटका में आपको पता है दुनिया की ऐसी जो चिप डिज़ाइन कंपनीज हैं, ऐसी 85 चिप डिज़ाइन कंपनीज जो हैं वो दुनिया, ग्लोबल कंपनीज की ऑफिस जो हैं वो यहाँ पर है। चिप डिज़ाइन सेंटर्स जो हैं वो हमारे देश में है, और हमारे देश में हमारे देश के लोग जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, हमारे प्रोफेशनल्स की जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ को अब हमें मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील करना है, चेंज करना है। आज सेमीकंडक्टर की डिमांड कितनी है? 24 बिलियन की है। 2030 तक, 8 सालों में ये 80 to 90 बिलियन, 100 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जो है उससे 5 टाइम्स ये ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो एक्सपांड होगी। तो इस इंडस्ट्री को हमारे मीन्स दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हैं आप? एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है देश के लिए। जनरली क्या होता है कि मेरे लिए, आपके लिए, क्षेत्र के लिए, यहाँ पर बात हो रही है पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है ये सेमीकंडक्टर चिप। तो हमें सबसे पहले तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई को क्रिएट करना पड़ेगा। हमें एक फैब क्लस्टर, फैब यानी कि ये जो फैब्रिकेशन क्लस्टर है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाए, आपके रॉ मटेरियल के साथ जुड़ी हुई डिज़ाइन वाले लोग भी मिल जाए, फॉरवर्ड लिंकेज यानी कि फाइनल कस्टमर भी मिल जाए। स्टार्टिंग में कार कंपनीज जो हैं उनके साथ और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज के साथ एक टाई अप हो सकता है कि आप अगर 10 चिप पैदा करेंगे तो हम 10 की 10 चिप जो हैं वो आपसे खरीद लेंगे, या फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कोलैबोरेशन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही काम होता है। फिर जो लोकेशन आप सिलेक्ट करें, इट शुड बी अ फोर्स मल्टीप्लायर लोकेशन, कि वहाँ पर पूरी एक इकोसिस्टम जो है
वो पूरी डेवलप हो सके, वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़, आपको पानी की फैसिलिटी, यू नीड गुड क्वालिटी वाटर, अल्ट्रा प्योर वाटर जो है वो उसकी फैसिलिटी भी चाहिए। तो सरकार को ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ ए गोल्डन सूत्र, राइट। सेमीकंडक्टर चिप के साथ जुड़ा हुआ जब भी कोई पॉइंट आया ना, राइटिंग एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन में, डिस्क्रिप्टिव में, या फिर इंटरव्यू में अगर आपको पूछे, तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि अगर हम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि महिलाएं वहाँ पर सेफली काम कर सकें 24/7। उनके लिए पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड की जाएगी तो महिलाएं जो हैं वो 24/7 वहाँ पर काम कर पाएगी, शिफ्ट्स में काम कर पाएगी। दूसरी चीज़, ज़ीरो लेबर डिस्प्यूट और हेल्थ एंड सेफ्टी। एक आर्टिकल आज के द हिंदू में है, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें कितने सारे आंकड़े, कितनी सारी बातें बताई हैं कि हमारे देश में आज भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हम उतने कोई खास सीरियस नहीं। बहुत सारे राज्य तो ये डेटा ही प्रोवाइड नहीं करते। बड़ी बड़ी चीज़ों का मीन्स, किसी की मृत्यु हो गई तो आपको डेटा प्रोवाइड करना ही पड़ता है, लेकिन किसी का हाथ कट गया या फिर किसी की उंगली कट गई, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है वो बाहर आता ही नहीं है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी में हम फोकस करेंगे, ये चीज़ें आज तक हमारे देश में एक्सपेंस के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन अगर इस पर फोकस करें तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आकर काम करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। और हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, IIS और IITs, इन इंस्टीट्यूट्स को कंपनीज के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि हम हमारे देश में नई रिसर्च, हमारे देश में नई चिप्स को हम प्रोड्यूस करें। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो भी R&D को सपोर्ट करें। R&D इज़ द की। R&D, ट्रायल एंड एरर, ये सारी चीज़ें, रिस्क उठाना, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे देश को हम एक सेमीकंडक्टर हब बना सकते हैं। और जब भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा तो होपफुली दुनिया जो है वो हम पर भरोसा करेगी। तो ये था आज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अब लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अबाउट लॉकडाउन एंड माइग्रेंट एक्सोडस। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दोस्तों, ये वाला आर्टिकल जो है ना, इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ पर कोई एक पार्टी की बात नहीं है, इन जनरल सभी की बात हो रही है। 19 मार्च को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये अपील की कि हमें 22 मार्च को, देखिए 19 मार्च 2020 को उन्होंने हमें कहा कि एक 14 आवर का सेल्फ इम्पोज्ड जनता कर्फ्यू हमें रखना चाहिए। 22 मार्च को लोगों ने इसको रखा। क्या आपको पता है, जब ये जनता कर्फ्यू लोग मना रहे थे उस टाइम पर हमारे देश में 22 ऐसे राज्य थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन्स ऑलरेडी लगा दिए थे किसी भी वार्निंग के बिना। ये किसने लगाए हैं? स्टेट्स ने लगाए हैं। हमारे देश के जो भी अलग अलग राज्य और उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सरकारों ने लगाए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो उन्होंने तो बहुत सारे इस समय पर 22 मार्च तक उन्होंने स्ट्रिंजेंट कर्फ्यूज जो हैं वो लगा दिए थे। और राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने कंप्लीट लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया। पी चिदम्बरम साहब, जो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े नेता है, उन्होंने भी लॉकडाउन को सपोर्ट किया था। याद रखिएगा, यहां पर पे अटेंशन, वी विल टॉक अबाउट एवरीवन। 24 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर ने टोटल लॉकडाउन अनाउंस किया, तब तक लगभग बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स या फिर उनकी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में हेवी लॉकडाउन्स जो है वो लगा दिए थे। तो अब यह कहना कि लॉकडाउन वाज ऑल ऑफ द सडन, दैट इज नॉट थरोली राइट। इसकी प्रिपरेशन का वक्त कम था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन नहीं हुआ था। ऑलरेडी ये लॉकडाउन जैसे सिचुएशन जो है वो राज्यों ने तो लगा दी थी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को अनाउंस किया। अब देखिए, हमारे ही देश के लोग, जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति जो है, लेट्स से बिहार का है और वो महाराष्ट्र, मुंबई में काम करता है, और जब लॉकडाउन लगता है तो वो वापस बिहार क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो काम भले ही महाराष्ट्र में कर रहा हो, काम भले ही वो मुंबई में कर रहा हो, लेकिन उसकी जन्मभूमि जो है उससे आज भी उसको उतना ही प्यार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जन्मभूमि में उसको मिला है, जहाँ पर उसका बचपन गया, जहाँ पर वो बड़ा हुआ,
वो जो जगह है जहाँ पर उसके रिश्तेदार हैं, वो आज भी उसके लिए इस धरती का जो हम कहते हैं ना कि एक प्रकार का जो एक एंड पॉइंट है कि कुछ भी हो जाए, विल गो बैक टू होम। घर जो है, घर होम जो है, उसको कहते हैं कि भाई मैं कहीं पर दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाए, कितने साल भी रहे, लेकिन वापस जो है वो घर ही आते हैं, यानी कि अपने ही देश आते हैं, अपने ही वतन वापस आते हैं। तो उनको सबसे सेफ जगह यही लगी। क्यों लगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने ये देखा होगा कि ये जगह जो है, यहाँ पर सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, यहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर हमें आज भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तभी वो वहाँ पर नहीं रहे होंगे ना। जस्ट थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखिए कि मैं क्यों इस जगह को अपना शहर कहूँ। नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्यार, मुझे तो सिर्फ काम मिला, मैं काम किया, मुझे पैसे मिले, दैट्स इट। कोई मुझे पूछने वाला नहीं है कि भाई तूने खाना खाया पिया, तू सेफ है, ये वो कुछ नहीं। वो प्यार ही नहीं यहाँ पर मिलेगा तो वो वापस ही चला जाएगा ना। दूसरी चीज़, राज्यों की भी ये बहुत बड़ी भूल है। राज्यों ने उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो कहते थे कि माइग्रेंट्स को कि आप यहीं पर रह जाइए, यानी कि दिल्ली में ही रह जाइए। उद्धव ठाकरे साहब ने टेलीविजन एड्रेस में ये कहा कि जो ये लोग हैं उनको बहुत ही ह्यूमेनली, उनके साथ मानवता से बर्ताव किया जाएगा। मीन्स ये कोई कहने की बात है कि आप उनके साथ, इसका मतलब यही है कि अभी तक आपने उनके साथ मानवता से बर्ताव नहीं किया है। और हम सबको पता है आज भी हमारा जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी कैपेबल नहीं है। अगर भगवान ना करे अगर कोई वेव आ जाए तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि रूरल एरिया में हम सारी चीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो माइग्रेंट एक्सोडस जब होने लगा, जब ये जो मजदूर हैं वो चल चल कर अपने घर वापस जाने लगे, तो लोगों ने, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, रूलिंग एज वेल एज ओपोजिशन पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्लीन नहीं है, सभी ने जो है ना रोटियां सेक ली इस चीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे दिए। 27 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यों को ये पत्र लिखा और कहा कि ये लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं इनको आप फुलफिल कीजिए, खाना पीना शेल्टर, ये सारी चीज़ें। क्या ये कहने की बात है? क्या मुझे आप बताएंगे तब ही मैं ये चीज़ करूँगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी, और तो भी आपको कहना पड़ता है। 11,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल को राज्यों को पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे राज्य जो हैं इस फंड्स का इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। महाराष्ट्र ने 7 लाख माइग्रेंट्स के लिए अरेंजमेंट किया। आपको लगेगा वाह 7 लाख, एक बहुत ही कंजर्वेटिव भी अगर एस्टिमेट लगाए तो महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट लोग रहते हैं। 2 करोड़ भी बहुत कम है। मैं तो कहूँगा मुंबई में ही आपको ये 10-15 लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे। बट एनीवे, चलो जस्ट रफली अगर कहें तो मुंबई में, महाराष्ट्र में 2 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो इसमें से सिर्फ 7 लाख के लिए अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो इसका क्या। 1 मई को, अब लॉकडाउन कब लगा था? मार्च, अप्रैल, मई, ये लगभग आप पकड़ लीजिए 6 हफ्ते 7 हफ्ते के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक श्रमिक ट्रेन को अनाउंस किया। 7 हफ्तों के बाद आप श्रमिक ट्रेन को अनाउंस किया, तब तक कितने सारे लोग अपने घर वापस पहुंच भी गए थे। बहुत सारे बाकी थे तो वो ट्रेन में आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो घर वापस पहुंच गए थे, चल चल के पहुंचे थे। कोई साइकिल लेकर पहुंचा था, कोई रोड पर ही मर गया, किसी की रोड पर ही डिलीवरी हो गई, बच्चे की डिलीवरी, और वहाँ पर बच्चा मर गया, माँ मर गई। ऐसे तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने भी नहीं आए। तो उस टाइम पर जो मीन्स ये सारी चीज़ें जब श्रमिक ट्रेन चल रही थी, तो ये जो ठाकरे साहब हैं महाराष्ट्र के, तो वो कह रहे थे कि और ज़्यादा ट्रेन्स आपको लगानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को डाल रहे थे, कह रहे थे कि आप और ज़्यादा ट्रेन्स डालिए, और ज़्यादा ट्रेन्स लगाइए। क्यों? आपने क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की तो आप और ज़्यादा ट्रेन्स मांग कर, भाई बेसिकली दिस इज़ अ गेम, यू कैन सी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रकार से दोष डाला जाए। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफदारी कर रहा हूँ। आई विल कम बैक टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। सोनिया गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों की टिकट के पैसे माफ़ नहीं करेगी तो हम, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये पार्टी अपने फंड में से पैसे देगी। 1 रुपया भी नहीं दिया है। बातें कर ली, बड़ी बातें, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन एक सिंगल पैसा भी उन्होंने
No reported fund has been issued by the INC for this purpose, even in Congress-ruled states. कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि हज़ारों बसेस जो राजस्थान में यूपी के जो लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो राजस्थान से वापस यूपी भेजने के लिए उनको हज़ारों बसेस का इस्तेमाल, जो अरेंजमेंट है वो कांग्रेस पार्टी करेगी. तो पूरा लिस्ट जो फाइनल लिस्ट मिला, फिर उसमें पता चला कि जो बसेस का लिस्ट दिया था उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, तो फिर पता चला कि ये बहुत सारी ऑटो रिक्शास थी, कार्स थी, ट्रक्स थे और ये सारे जंक व्हीकल्स थे. इसमें भी फेक, इसमें भी पॉलिटिक्स खेल लिया. और ये सारा जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे थे. इस 2 सालों तक उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की और अब 2 सालों के बाद हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो आकर बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी पॉलिटिशियंस जो हैं ये हमें ही रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे ही द्वारा अपॉइंटेड ये लोग हैं, राइट. तो मैं इनको भी कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर, मैं हम सबको ब्लेम कर रहा हूं. इन्हीं लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है और यहां पर भेजा है. अब आप सोचिएगा इसके बारे में. इस प्रकार के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं. न्यूज़ की बात करें तो ऑल अरेंजमेंट्स इन प्लेस फॉर द सेकंड फेज ऑफ पोलिंग इन उत्तर प्रदेश, और सिंगल फेज इलेक्शंस जो हैं वो गोवा और उत्तराखंड में होने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड रेडियो डे जो कल था 13 को था, तो इस पर लोगों को ग्रीट किया है. अफगानिस्तान के एम्बेसडर ने कहा है कि टेररिज्म जो है वो कम्युनिटी के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है. और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की काफ़ी अच्छी मदद कर रहा है. नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च की हैं, टेस्ट की हैं. इसको लेकर जापान, साउथ कोरिया और यूएसए जो हैं उन्होंने एक प्रकार की यूनिटी डिक्लेयर की है, ये सारे देश वर्सेस नॉर्थ कोरिया. इसरो जो है वो अपना PSLV C52 के माध्यम से 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन. इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा. और APEDA ने अपना 36th फाउंडेशन डे 13 फेब को सेलिब्रेट किया. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है वो ये है कि हमारे जो आरिफ खान हैं, जिन्होंने जो चाइना में ये विंटर ओलंपिक्स थे उसमें पार्ट लिया था, तो उनका 45th रैंक आया है इसमें, 45th पोजीशन पर आए. और स्विट्ज़रलैंड के जो मार्को ऑर्डरमैट हैं तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस इवेंट में. जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है जर्मनी. आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है. एंड अब आपको पता है कि ये क्वाड की एक मीटिंग हुई थी, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की. रही बात जो आंसर राइटिंग की है, जो महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ जो एक प्रश्न है या फिर जो टॉपिक है उसका, जो मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के लिए क्या, तो हमारे एक व्यूअर हैं राहुल सिंह साहब, तो आपने बहुत ही डिटेल्ड आंसर दिया है, राइट. कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी डिटेल्ड आंसर है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने लिखे हैं. तो जो लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं, एटलीस्ट आप राहुल सिंह के जो उनका जो आंसर है उनको तो लाइक कर दो. अगर पढ़ लिया है, अच्छा लगा है तो लाइक तो कर दो. वाई यू आर बीइंग सो कंजूस विथ लाइक्स एंड ऑल. और फिर नव ने भी अपने व्यू पॉइंट कहे हैं, प्राची ने भी अपना व्यू पॉइंट, फिर आई डोंट नो इनका नाम क्या है, मिशन IAS उनका ID का नाम है. आपका राइट नाम क्या है बताइएगा ज़रूर. तो ये अकाउंट से भी आंसर्स दिए हैं. परी ने भी अपने व्यू पॉइंट्स लिखे हैं. तो आप सभी के व्यू पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये सारे व्यू पॉइंट्स को अगर मिला ले तो एक प्रॉपर आंसर बन जाता है. अब देखने वाली बात यह है कि ये 5 लोगों ने ही आंसर लिखा है, बाकी के लोग जो हैं वो ऐसे ही सो रहे हैं, राइट. मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो वो प्रोफेशनल्स जो जॉब कर रहे हैं और जो इस वीडियो को नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दैट्स फाइन. मीन्स आप भी इनपुट्स देंगे तो सही रहेगा. लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, डोंट थिंक कि ये सिर्फ आंसर्स या क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ परी और राहुल और ये प्राची और इन सारे लोगों के लिए है. ऐसा नहीं है, ये आपके लिए भी है. हिम्मत कीजिए, आंसर लिखिए, ये लिखना ही पड़ेगा. मेंस एग्जामिनेशन तो आपको देनी ही है ना. तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से नहीं करेंगे तो कब करेंगे. और आज का नया प्रश्न है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसमें दुनिया की कितने परसेंटेज तो नहीं, लेकिन कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है. 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर. और आज का जो आंसर राइटिंग वाला टॉपिक है वो ये है कि मुझे कुछ इंडो पैसिफिक के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स बताइए.
right? Most important facts about Indo-Pacific. So that's everything from my side. Don't forget to subscribe to our channels. आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन. जैसे मैंने आपको बताया था 9 बजे तक आपको ये वीडियो जो है शार्प 9 बजे मिल गया है. और फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला वीडियो आपको 4 बजे मिल जाएगा. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा. आई विल सी यू सून. एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंजॉय योर डे. जय हिंद.